जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतनी महान पर्सनैलिटी जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान हमारे देश का ही संविधान है। तो ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी, ऐसे लीजेंड, एक मैन का बर्थ हमारे देश में हुआ जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज के टाइम में बाबा साहब को न केवल भारत में बल्कि और सभी देशों में, बहुत सारे देशों में इनको पूजा जाता है, क्योंकि बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज तक पैदा नहीं हुआ है। इन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले, सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति जो बाबा साहब हैं, इन्हीं का जब एक रिकॉर्ड उठाकर देखा गया पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही पाए गए। इसलिए 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन्हीं से कुछ इंस्पिरेशन लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम भी अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमें बताना है सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरना है। यहाँ दिया है डैश कश्मीर का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। तो पहला तो ये बताना है कि कश्मीर का कौन सा पारंपरिक नृत्य है। फिर सेकंड है, यह नृत्य संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम है। कि ये जो कश्मीर में नृत्य है, यहाँ पर इसमें नृत्य भी होता है, संगीत और नाट्य कला का ये एक अनूठा संगम है। जबकि मूलतः स्वांग जो होता है वो मुख्य रूप से डैश आधारित है। जो स्वांग है वो किस पर आधारित होता है, फिर हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है भांड पाथर, ये भांड पाथर ही कश्मीर का ही एक पारंपरिक नाट्य रूप है। और जबकि स्वांग जो है वो मुख्य रूप से संगीत पर आधारित होता है। और यहीं पर जो हमें दिया है, देखिए नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का है और रासलीला भी उत्तर प्रदेश में होती है। इसलिए कश्मीर का हमारा बचा भांड पाथर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा परिचित कराया गया। तो असम के जो महान वैष्णव संत थे, सुधारक और श्रीमंत शंकरदेव थे, इन्होंने सत्रिया को परिचित कराया, सत्रिया को इंट्रोड्यूस कराया। सत्रिया आज के टाइम में भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8, उन्हीं में से एक है और सबसे नया जो शामिल हुआ था वो सत्रिया ही था। तो सत्रिया कहाँ का है, ये असम का नृत्य है और ये हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य है। और अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की भारत में, वैसे तो 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप फिर 9 बताएंगे, क्योंकि छऊ को भी संस्कृति मंत्रालय के अनुसार एक शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट पोएट्स इज नोन एज आदि कवि, यानी कि आदि कवि। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्राचीन कवि है उसको आदि कवि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि दिए गए हैं, वाल्मीकि को जाना जाता है हमारा आदि कवि के नाम से। और वाल्मीकि ने ही लिखी थी रामायण, और रामायण को भी हम आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड का बहुत ही फेमस एक त्यौहार है जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो नागालैंड में मनाया जाता है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा किस वंश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि उनका खड़ी हुई प्रतिमा है एक, ये बनाई गई थी गुप्तों के टाइम पीरियड में, यानी कि गुप्ताज के पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी एक कारखाने के लिए एक कार्यशील पूंजी है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सी भौतिक पूंजी है जो कारखाने के लिए कार्यशील पूंजी है। तो जो कच्चा माल होता है ये क्या है, कारखाने के लिए कार्यशील पूंजी, क्योंकि कच्चे माल से ही आगे की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। तो कारखाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें कच्चा माल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। तो बताना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसको IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है हमारा, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको, विश्व बैंक को। तो वर्ल्ड बैंक और IMF को ये 1944-45 में इन दोनों का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र की गतिविधियाँ
किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है। तो देखिए, जब हमारा प्राथमिक सेक्टर होता है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्रक, उसमें तो कच्चा माल आता है। फिर हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर, फिर उसमें उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी पदार्थ बनता है फिर वो बनाया जाता है। लेकिन जब हमारा टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर किसी भी वस्तु का कोई भी उत्पादन नहीं किया जाता, यहाँ पर पूरी वस्तु प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार रहता है। तो यहाँ पर आएगा तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ये क्वेश्चन है, अब ये किसी काम का नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्प्रिंट रनर कहा गया था? तो ये जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसको कहा गया था स्प्रिंट रनर कहा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नीचे दिए गए क्रियाकलाप पर हमें विचार करना है, तो आइए करते हैं। ढक्कन वाला टिन का एक डिब्बा लें, ढक्कन वाला में क्या लेना, एक टिन का डब्बा लें और इसे तकरीबन आधा पानी तक भरें। फिर जो पानी है उसमें उबाल आने तक इसको गर्म करें और गर्मी का जो स्रोत है फिर उसको हटा दें, यानी कि जिससे हम उसको गर्म कर रहे थे पानी को, उसको हटा दें। और अब बर्तन पर ताज़ा पानी डालें, तो बर्तन के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डिब्बे का विस्तार तो हो नहीं जाएगा भाई, इससे हमने इतनी आग नहीं लगाई, हमने बस पानी उबाला है। डिब्बा विरूपित हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन डिब्बे का जो रूप है वो चेंज हो जाएगा, तो कैन गेट डिस्ट्रॉयड, तो ये क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा आलू डैश की उपस्थिति के परीक्षण के लिए एक आदर्श नमूना है। तो कच्चे आलू से हम किसकी उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं? तो मंड। तो कच्चे आलू में जो मंड है उस मंड की उपस्थिति के परीक्षण के लिए एक आदर्श नमूना होता है हमारा कच्चा आलू, जो कि हमारा पोटैटो होता है, रो पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, हमें वो बताना है। देखिए, वनों की कटाई से पृथ्वी के तापमान स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही होती है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। पशु प्रजातियां विलुप्त होती हैं, बिल्कुल होती हैं। भूजल स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भाई जब वन कटेंगे तो भूजल स्तर में वृद्धि तो होगी नहीं बल्कि कमी आएगी। तो यहाँ पर हमसे जो गलत है वही पूछा है, तो गलत चौथा है, इसलिए ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है? तो मोनेरा जगत से संबंधित जो नहीं है हमें बताना है। तो यीस्ट जो है ये मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है? देखिए, तीव्र रोग जिन्हें हम एक्विड डिजीज बोलते हैं, ये वो डिजीज होती है। देखो, एक्विड डिजीज जो तीव्र रोग होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये वो रोग होते हैं जो अचानक से अपने आप हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, जुकाम भी आपको कभी भी हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, गला भी हमारा कभी भी अपने आप से ख़राब हो जाता है फिर ठीक हो जाता है। ऐसी फ्लू भी जब हमें कभी हो जाता है अपने आप, तो अपने आप से ठीक हो जाता है, जल्दी अचानक से हो जाते हैं और ये कम समय में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो बीपी है ये एक ऐसी डिजीज़ है कि एक बार जब हो जाती है तो फिर इसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से, और फिर आपको पता ही है कि ये प्रॉब्लम चलती ही रहती है, ये ख़त्म नहीं हो पाती। तो ये होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट जल के उपचार में क्या सम्मिलित है? पहला है केवल भौतिक और रासायनिक क्रियाएं, केवल भौतिक और जैविक क्रियाएं, केवल रासायनिक क्रियाएं, और फोर्थ है हमारा भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं। तो देखिए, जब अपशिष्ट जल के उपचार की हम बात कर रहे हैं तो उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक सभी प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें उपस्थित होती हैं, सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड वाटर फॉर्म ऑफ वाटर? तो वाटर की सॉलिड फॉर्म कौन सी है? देखिए, महासागरों में जल जो है वो ठोस रूप में तो पाया नहीं जाता, वो तो लिक्विड में रहता है। तो ये होगा यहाँ पर। जल वाष्प जो है वो भी, जल वाष्प भी क्या है, ठोस रूप नहीं होता। और हिमनद जो होते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो तो पूरे बर्फ के बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। फिर प्राकृतिक उष्ण जल स्रोत जो है, नेचुरल जो गीजर्स होते हैं, वो भी कैसे रहते हैं, बिल्कुल वो तरल रूप है जल का। तो हमसे ठोस रूप पूछा है, बाकी सारे कैसे दिखाए गए हैं, ये सारे रूप, ये सारे बाकी हमें दिखाए गए हैं तरल वाले, और ठोस वाला हिमनद यानी कि ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, वेयर इज द लक्षद्वीप लोकेटेड? लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। जब हम भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में इधर पड़ता है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और इधर पड़ता है हमारा अरब सागर, और अरब सागर में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं क्या, बिल्कुल लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप याद रखिएगा, ये पूरी तरह से
कोरल निर्मित द्वीप है भारत का लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिविजन्स ऑफ हिमालयाज कंप्राइजेज द काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल रेंजेस। तो निम्नलिखित में से हमें बताना है कि हिमालय के जो निम्नलिखित जो उप प्रभाग दिखाए गए हैं इनमें से किस में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल की जो पर्वतमालाएं हैं वो सम्मिलित हैं। तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी जो हिमालय है इसमें ये सारी रेंज हमें देखने के लिए मिलती हैं पर्वत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल हिमालय के जातीय आदिवासी समुदायों द्वारा प्रचलित स्थानांतरित कृषि, जिसे हम श्लेष भी कहते हैं और श्लेष और बर्न भी कहते हैं, कृषि तकनीक को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो ये कृषि होती है स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न कृषि, इसको हम झूमिंग कृषि, झूमिंग फार्मिंग या फिर झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के ऊंचे शिखरों पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो दार्जिलिंग और सिक्किम में पाई जाती हैं लेप्चा। तो लेप्चा कहाँ पे पाई जाएंगी, दार्जिलिंग और सिक्किम में पाई जाती है लेप्चा जनजाति, और ये बुशमैन कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में अच्छा करें, बेहतर करें और आप स्वस्थ रहें।